बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSE 241 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स करेंगे। एक है ऑब्जेक्ट्स, दूसरा कंस्ट्रक्टर्स और तीसरा GUI। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे आज के लेक्चर के गोल क्या हैं। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाने चाहिए कि आपको ये पता चल जाए कि प्रिमिटिव और रेफरेंस डाटा टाइप्स के अंदर डिफरेंस क्या है। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज थोड़ा मज़ीद इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज़ करवाना है तो आप कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू कैसे इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। और तीसरा ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पे डबल हम यूज़ करते हैं, कहीं पे फ्लोट यूज़ करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है। और फिर एक GUI बेस्ड हम एक केस स्टडी देखेंगे कि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू अपने जावा के प्रोग्राम्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रिमिटिव टाइप और रेफरेंस टाइप में फ़र्क क्या होता है। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह फिज़िक्स में आपके पास बेसिक्स और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग में वैसे ही आपके पास बेसिक डाटा टाइप जिन्हें आप प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहते हैं वो होती हैं, और रेफरेंस डाटा टाइप या डिराइव्ड डाटा टाइप जिन्हें आप कहते हैं वो होती हैं। आपकी बेसिक डाटा टाइप्स या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी हैं? वो 8 हैं टोटल। एक बुलियन है, बाइट है, कैरेक्टर है या 4 इसको बोलते हैं, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। ये टोटल 8 बन जाती हैं। और ये केस सेंसिटिव है चूँकि जावा, इसलिए आप इनके स्पेलिंग्स को देख लें कि ये सारी की सारी छोटे इंग्लिश के वर्ड्स जो है ना, लेटर्स उनसे स्टार्ट हुए हैं। अगर यहाँ पे एक बुलियन आपके पास बड़े बी के साथ आ जाता है तो वो आपकी रेफरेंस डाटा टाइप को शो करेगा। अगर आपका बाइट है वो एक बड़े बी के साथ आ जाता है तो वो भी आपकी रेफरेंस डाटा टाइप होगी। तो आगे चल के आप देखेंगे कि इस तरह की और भी डाटा टाइप्स आपके पास सामने आएंगी जिनके स्पेलिंग यही होंगे, लेकिन उनका पहला वर्ड कैपिटल से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो प्रिमिटिव नहीं, वो रेफरेंस डाटा टाइप होगी। ये 8 आपकी प्रिमिटिव हैं। और इनका जो इसके अलावा बाकी जितनी भी आपकी डाटा टाइप्स हैं वो सारी की सारी रेफरेंस टाइप्स हैं। रेफरेंस टाइप्स आप बनाते कैसे हैं? क्लासेस बना के। आप जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो वो आपकी एक डाटा टाइप के तौर पे काम करती है, तो इसलिए आप कहते हैं कि ये आपकी रेफरेंस डाटा टाइप भी है। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या इनकी खसूसियात क्या हैं कि प्रिमिटिव डाटा टाइप वाला वेरिएबल आपका एक टाइम पे एग्जैक्टली एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, जो भी आपने डिक्लेयर टाइप उसकी बताई थी उस टाइप की एक ही वैल्यू उसमें स्टोर होगी एक टाइम पे। अगर आप कोई दूसरी वैल्यू उसमें स्टोर करेंगे तो पहले वाली वैल्यू को वो ख़त्म कर देगा और नई वैल्यू स्टोर कर लेगा। और प्रिमिटिव डाटा टाइप जितनी भी हैं, अगर आप इनको इंस्टांस वेरिएबल के तौर पे यूज़ करते हैं, इंस्टांस वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी क्लास के अंदर आप बनाते हैं, जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनका हिस्सा होते हैं। तो अगर आप इन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को उन वेरिएबल्स के साथ यूज़ करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज हो जाती हैं इनकी किसी वैल्यू पे। और वो वैल्यूज़ क्या हैं कि बुलियन को छोड़ के जितनी भी आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, जिस पे ये इनिशियलाइज हो जाती हैं। किस केस में? इंस्टांस वेरिएबल्स के केस में। अगर तो लोकल वेरिएबल्स आपके होंगे तो फिर आपको इनको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाएंगे तो ये आपको एरर दे देंगी। इसको कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। ये जिस तरह ये मैंने एक टिप भी आपको दी हुई है, एन अटेम्प्ट टू यूज़ एन अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल कॉजेज अ कंपाइलेशन एरर। और जो बुलियन है आपकी डाटा टाइप, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। अगर आपने इंस्टांस वेरिएबल कोई बुलियन का बनाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। और एक और चीज़ ये है कि अगर आप इंस्टांस वेरिएबल्स में इनमें से कोई सी डाटा टाइप को यूज़ करते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप उसको अपनी किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करवाते तो फिर कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट इन्हें 0 पे या फॉल्स पे जो भी आपने डाटा टाइप यूज़ किया उसके अकॉर्डिंगली इनिशियलाइज करवा देता है इंस्टांस वेरिएबल्स को। अगर आपने यूज़ कर ली है कोई वैल्यू तो फिर आपने जो वैल्यू यूज़ किया वो उस पे इसको इनिशियलाइज करवा देगा।
और रेफरेंस टाइप्स क्या होती हैं? रेफरेंस टाइप्स आपके किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। जिस तरह के हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और ऑब्जेक्ट्स बनाते हुए हमने देखा था कि हमने सेम क्लास के नेम को यूज़ किया था एज अ डाटा टाइप। तो वो सेम क्लास का नेम जो हम यूज़ करते हैं वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका रेफरेंस आप उठा के अपने अंदर स्टोर कर लें। रेफरेंस से मुराद मेमोरी एड्रेस होता है कि जिस एड्रेस पे वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसका मेमोरी एड्रेस उठा के अपने पास स्टोर करवा ले। और जो आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक से ज़्यादा आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स या रेफरेंस डाटा टाइप यूज़ हो सकती हैं एज ए इंस्टांस वेरिएबल्स। अब जिस तरह आपने इंस्टांस वेरिएबल अगर प्रिमिटिव टाइप के यूज़ किए हैं तो वो ज़ीरो या फॉल्स पे इनिशियलाइज होते हैं। अगर रेफरेंस टाइप का कोई इंस्टांस वेरिएबल आपने यूज़ किया और इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नल होती है। यानी ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपने वेरिएबल जो रखा है ये अभी तक किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा, इस वजह से इसको बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू असाइन हो जाती है। और ये जो नल है ये एक रिजर्व वर्ड है और इसका मतलब क्या है कि रेफरेंस टू नथिंग, ये किसी भी चीज़ को रेफ़र नहीं कर रहा। और जब भी आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास उसको कॉल करने के लिए, उसके किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए कोई रेफरेंस चाहिए होता है कि जिसके थ्रू आप कॉल कर सकें। यानी जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो आप उसके रेफरेंस से हमेशा उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी फंक्शन वगैरह आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं उनको कॉल कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप कहते हैं कि ये जो आप कॉल करते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को मैसेज भेज रहे हैं कि भाई आप ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करवा लो। अच्छा, ये यहाँ पे आपके लिए टिप भी है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल डिक्लेयर है जैसे कि वो इंटीजर टाइप है, डबल टाइप है या ग्रेड बुक टाइप है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आपका प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल है या रेफरेंस टाइप का। अगर तो जो आपने 8 प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स पढ़े हैं जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बुलियन, बाइट, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और 4, इनके अलावा कोई और वेरिएबल यूज़ हुआ है तो उस वेरिएबल को आप हमेशा कहते हैं कि ये रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है। अब हमारी जो नेक्स्ट बात आ जाती है वो है कि आपने कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कैसे करवाना है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने एक वाइट बोर्ड जो है वो शेयर करता हूँ। इस पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये मैं एक्चुअली क्या करने जा रहा हूँ। देखिए, हमने एक पहले बनाई थी क्लास जिसे हमने कहा था पब्लिक क्लास रेक्टेंगल, अगर आपको याद हो। और इस रेक्टेंगल के अंदर हमने 2 फील्ड्स बनाए थे। एक हमने कहा था ये इंटीजर लेंथ है और एक हमने कहा था ये इंटीजर विड्थ है। उसके बाद आपको याद होगा कि हमने एक टेस्ट क्लास बनाई थी, हमने एक टेस्ट क्लास बनाई थी पब्लिक क्लास टेस्ट के नाम से, और उसके अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप की एरे, उसको हमने इनपुट दी थी। और इस मेन मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था रेक्टेंगल का, और उसका मैंने आपको बताया था कि आप क्या लिखते हैं, रेक्टेंगल, उसका नाम लिख दें ABCD, ये उसका एक इंस्टांस बन गया। और उसके बाद आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल लिखेंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसके अंदर जो चीज़ों की डिटेल थी वो किस तरह थी, ये आपका ये जो पहले वाला रेक्टेंगल का कीवर्ड है ये आपकी डाटा टाइप है, और ये कौन सी डाटा टाइप है, ये रेफरेंस डाटा टाइप है।
ये आपका क्या है, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं उसका नाम है वेरिएबल नेम। ये आपका न्यू कीवर्ड है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए है। और ये आपका टेम्पलेट है रेक्टेंगल का, या रेक्टेंगल क्लास विद कंस्ट्रक्टर है, इसको कहते हैं। ये जो आपने दो पैरेंथेसिस यूज़ किए कि ये आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, कि ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने कंस्ट्रक्टर बनाया और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ पास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लेंथ और विड्थ की वैल्यू देनी थी, तो हमने क्या किया, हमने लिखा था ABCD डॉट लेंथ इक्वल टू 5, फिर हमने लिखा ABCD डॉट विड्थ इक्वल टू 6, या जो भी हम इसे वैल्यू देते हैं। तो इस तरह से हमने वैल्यूज इसको असाइन की थी। अभी देखें, ये काम हमने 3 लाइनों के अंदर किया है। ऑब्जेक्ट बनाया, उसके फील्ड्स को 1 बाय 1 वैल्यू असाइन की। तो प्रोग्रामर्स ने अब ये सोचा कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाएं उसी टाइम पे ही बता दें कि भाई आपकी वैल्यूज़ लेंथ के लिए ये है और विड्थ के लिए ये है, तो ये तो काम आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि हम पहले ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके बाद 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज़ असाइन करें। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसको आप अगर वैल्यूज़ पास करें यहाँ पे, जिस तरह नॉर्मली फंक्शंस में करते हैं, या पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, तो आप इस वैल्यू को पास करके इन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा दें, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप ये एक्स्ट्रा काम जो बाद में आप कर रहे हैं इसको करें। तो इसके लिए हम एक अपनी मर्ज़ी का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उस कंस्ट्रक्टर को हम इनिशियलाइज करवा देते हैं जो भी वैल्यू हमने देनी है। ये मैं भी आपको थोड़ा इसको डिटेल से बताता हूँ। अब एक्चुअली आपको करना क्या पड़ता है कि जो आपने क्लास बनाई थी पब्लिक क्लास रेक्टेंगल, शुरू में जो बनी थी आपकी क्लास, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। इसके अंदर आपने वैसे ही अपने वेरिएबल बना दिए एंड लेंथ एंड विड्थ। अब आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है खुद से। जब आप ये कंस्ट्रक्टर खुद नहीं बनाते, जिस तरह अभी हमने शुरू में किया हुआ था, तो कंपाइलर खुद से ही कंस्ट्रक्टर बना देता है। कंपाइलर कौन सा कंस्ट्रक्टर बना देता है, वो बनाता है पब्लिक रेक्टेंगल, और इस तरह से एम्प्टी पैरेंथेसिस, और ये चीज़ कंपाइलर खुद से बना देता है। कि वो आपने अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंपाइलर कहता है अच्छा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और आप इसको यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाओ। ये इसे क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और आप देखते हैं कि जब भी हम रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप हमेशा ये वाली चीज़ यूज़ करते हुए आएँ कि रेक्टेंगल का नाम और उसके आगे खाली पैरेंथेसिस। अब आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाएं जिसे आप इनपुट पे कोई 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दें, एक लेंथ के लिए और एक विड्थ के लिए, और वो वैल्यूज़ पर डिफ़ॉल्ट इस पर किसी तरीके से ये जो वेरिएबल्स हैं आपके इंस्टांस वेरिएबल जिनको इनिशियलाइज हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कहते हैं पब्लिक रेक्टेंगल, और इसे आप कहते हैं कि आपको इंटीजर टाइप की एक वैल्यू लेंथ के तौर पे मिलेगी, एक वैल्यू विड्थ के तौर पे मिलेगी। तो आपने क्या करना है कि ये जो आपकी लेंथ थी NPTF इज इक्वल टू लेंथ कर दें, यानी ये वाली वैल्यू उठाएं, इसमें डालें, और ये जो है इस चीज़ को रेफर कर रहे हैं कि आपने जो भी यूज़र वैल्यू उठाए या इनपुट पे डालेगा ऑब्जेक्ट बनाते हुए, वो आपने यहाँ पे स्टोर कर देनी है। सेम ऐसे ही आप कहते हैं विड्थ इक्वल टू विड्थ, यानी जो यूज़र ने ये वैल्यू आपको डाली है आप इसको उठा के इस वेरिएबल में स्टोर करवा दें। तो पहले आप क्या करते थे
जिस टाइम पे ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता था, आपने रेक्टेंगल का ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया। आप पहले क्या करते थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये कंस्ट्रक्टर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, आप इसको कॉल करते थे। ये आप देख लें कि आप हमेशा इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो ये आपका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बन जाता था। अब उसके बाद इन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए आप हमेशा क्या करते आए हैं, आपने ये स्टेटमेंट हमेशा पास किए हैं। आपने यहाँ पे लिखा था कि भी ये जो आया है लेंथ, इसको उठा के यहाँ पे स्टोर करवा दो, ये जो विड्थ आई है इसको यहाँ पे स्टोर करवा दो। पहले आपने इसको कॉल किया, आपका ऑब्जेक्ट बना, फिर आपने इस लाइन के थ्रू ये वाला काम किया, इस लाइन के थ्रू ये वाला काम किया। तो आपको जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, आपको हर एक के लिए ये तीनों काम करने पड़ेंगे कि आप पहले ये इसको कॉल करें, फिर आप 1 बाय 1 इसकी दोनों वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाएं। तो प्रोग्रामर ने इसका एक आसान तरीका ढूंढा कि आप इस तरह करें कि ये जब रेक्टेंगल बना रहे हैं तो आप उसी टाइम पे इसको वैल्यूज़ दे दें। तो आपने जब उसी टाइम पे इसको वैल्यूज़ दी, यहाँ पे आपने कहा कि भाई आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, पहली भी इंटीजर टाइप है, दूसरी भी इंटीजर टाइप है। ये दोनों आपने कहा कि आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, एक ये पहली इंटीजर टाइप, दूसरी भी इंटीजर टाइप। तो आपने क्या करना है कि इनको उठा के डायरेक्टली ये जो लोकल वेरिएबल्स थे इनको असाइन कर देना है, एक विड्थ को और एक लेंथ को। तो इस तरह आपने इनिशियलाइजेशन कर दी। और इस टाइप के जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं इन्हें आप कहते हैं ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं। जिस तरह आपने फंक्शन पढ़े थे 2 तरह के, कि एक आपके एम्प्टी फंक्शंस थे और एक आपके पैरामीटराइज फंक्शन थे। इसी तरह आपके एम्प्टी कंस्ट्रक्टर्स को होते हैं और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़र डिफ़ाइन होते हैं कि वो यूज़र की मर्ज़ी है कि वो कितना जो भी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहे बना सकता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कंस्ट्रक्ट इस रेक्टेंगल वाला ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है और ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है ये तकरीबन फंक्शन की जैसे ही नज़र आ रहे हैं। इनमें और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस है रिटर्न टाइप का। देखिए इसमें कोई रिटर्न टाइप मैंने यूज़ नहीं की, मैंने सिंपल क्लास का नाम लिखा है और पैरेंथेसिस बना दिए और क्लास के नाम के बाद पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास कर दिए। मैंने यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप यूज़ नहीं की। एक ये डिफरेंस हो गया इसका मेथड से कि कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, मेथड की रिटर्न टाइप होती है। दूसरा, कंस्ट्रक्टर का एग्जैक्टली वही नेम होता है जो क्लास का नेम है। ये देखें नेम मेरे दोनों केसेस के अंदर एग्जैक्टली सेम था, नेम में कोई डिफरेंस नहीं है, स्पेलिंग वगैरह हर चीज़ सेम है कि नेम कंस्ट्रक्टर का एग्जैक्टली वही होता है जो क्लास का नेम है, इससे हट के आप यूज़ नहीं कर सकते। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है जहन में कि नंबर ऑफ़ कंस्ट्रक्टर आप कितने बना सकते हैं। जब तक आप डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो आप जितने मर्जी बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप से मुराद ये देखें, ये एक कंस्ट्रक्टर था जिसमें कोई भी इनपुट नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपने 2 इनपुट्स दे दिए। आप इसमें एक और कंस्ट्रक्टर बनाएं जिसमें 1 इनपुट हो, एक और कंस्ट्रक्टर बनाएं जिसमें 3 इनपुट्स हों। तो आप जब तक डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर बनाते रहेंगे आप जितने दिल चाहे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि कंस्ट्रक्टर्स क्या चीज़ होते हैं। तो अभी मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड इट्स इंस्टेंस वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड बाय डिफ़ॉल्ट। कि जब भी किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके इंस्टेंस वेरिएबल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे इनिशियलाइज हो जाते हैं, अनलेस कि आपने कोई वैल्यू उसको दी हुई नहीं है। और हर क्लास आपको कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड्स करती है ऑब्जेक्ट्स की इनिशियलाइज करवाने के लिए जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो। और अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में नहीं बनाया तो कंपाइलर खुद से एम्प्टी कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है। तो अगर आपने बना दी है तो फिर कंपाइलर एम्प्टी या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जनरेट नहीं करता।
जावा को कंस्ट्रक्टर कॉल चाहिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल लाजमी होती है। कंस्ट्रक्टर कॉल के थ्रू ही जावा ये समझता है कि भाई मैंने किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि न्यू रेक्टेंगल, और उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर बताएंगे कि कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है ना आपने यूज़ करना है। अगर आपने एम्प्टी पैरेंथेसिस लगा दिए हैं तो मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो अगर आपने कोई इसमें वैल्यूज़ पास की हैं तो फिर वो देखेगा कि इस टाइप का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा है, तो ये हमेशा उसको कॉल करेगा। कीवर्ड न्यू जो है आपका मेमोरी रिक्वेस्ट करता है सिस्टम से कि भी आप मुझे मेमोरी दो जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, और ये मेमोरी आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स के बेस पे कैलकुलेट हो जाती है। और उसके बाद वो कोरस्पॉन्डिंग क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करता है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज़ करवा देता है। यानी उस कॉल के अंदर वो देखेगा, अगर पैरामीटराइज कॉल थी तो वो देखेगा कि पैरामीटराइज में क्या पैरामीटर आए हैं, और वो पैरामीटर पास करके आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा देगा। कंस्ट्रक्टर का एग्जैक्टली वही नेम होगा जो क्लास का नेम है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, और अगर आपने कोई एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर इंक्लूड कर दी है तो फिर आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता। तो अगर आपने कोई एक्सप्लिसिटली यानी खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ तो फिर कंपाइलर इसको इंक्लूड कर देता है। और इंस्टेंस वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाते हैं अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के ऊपर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आपकी प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल्स हैं उनकी 0 है, बुलियन की सिर्फ फॉल्स है, और बाकी रेफरेंस टाइप की सारों की नल होती है। आप अपना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आप पैरामीटर की लिस्ट भेजते हैं, इस पैरामीटर की लिस्ट के ऊपर टास्क आपका परफॉर्म हो रहा होता है। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इस वजह से आपको ये कभी भी कोई रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर्स को पब्लिक ही डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना फिर उसके बाद कॉल नहीं होता। अगर आपने कोई और कंस्ट्रक्टर भी दिया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट कौन सा है, जो कंपाइलर खुद से ऐड कर देता है। अगर आपने कोई प्रोवाइड कर दिया तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट को ऐड ही नहीं करता। अब ये जिस तरह आपके सामने ग्रेड बुक क्लास वाली एग्जांपल थी कि यहाँ पे देखें एक कोर्स नेम स्ट्रिंग टाइप का है। अब इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है कि जो भी यूज़र नेम स्ट्रिंग टाइप का इसको देगा, ये नेम उठा के ये कोर्स नेम की फील्ड में स्टोर करवा देगा। तो उसके बाद सेट और गेट के मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप इस कोर्स नेम को सेट बाद में भी करवा सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं, और डिस्प्ले मैसेज का एक फंक्शन है। ये चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ अपने नेटबीन्स के अंदर। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ जावा का, और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ लेक्चर 6 के नाम से। अब देखें इसके बाद डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स वगैरह बना दिए। मैं इसके अंदर एक जावा क्लास बनाता हूँ, और इस जावा क्लास का नाम मैं लिखता हूँ ग्रेड बुक, या मैं रेक्टेंगल की क्लास भी बना सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं ग्रेड बुक बनाता हूँ, उसके बाद मैं रेक्टेंगल की बना के भी आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रेड बुक की क्लास बन गई है। इसके अंदर मेरा एक वेरिएबल होगा स्ट्रिंग नेम। अभी ये आपका एक रेफरेंस डाटा टाइप यूज़ हुई है स्ट्रिंग। आपने देखा है स्ट्रिंग जो है ना आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप जो 8 थी उसमें कहीं पे भी नहीं है। और अभी चलें हम पहले देख लेते हैं कि अगर हम कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाते तो क्या होता है। अब हम एक ग्रेड बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ग्रेड बुक टेस्ट क्लास के अंदर। ग्रेड बुक टेस्ट क्लास में अब इसके अंदर हम एक मेन मेथड बनाते हैं, और इस मेन मेथड के अंदर हम ग्रेड बुक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ माई
ग्रेड बुक, और ये मैंने आपके सामने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये वाला माई ग्रेड बुक का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पे जावा ने ख़ुद से इंक्लूड कर दिया है। जावा ने इसको इस तरह से इंक्लूड किया है, ये वाली चीज़ कि ये एक लाइन के अंदर उसने खुद ही इंक्लूड कर दिया कि ये जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो आप एक्चुअली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और ये आपको ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। लेकिन अब हमें क्या ज़रूरत पेश आई कि हम इस कंस्ट्रक्टर के अलावा कोई और कंस्ट्रक्टर यूज़ करें। अभी देखें कि हमने इस नेम की फील्ड के अंदर कोई डाटा अपना स्टोर करना है, कि इस ग्रेड बुक का कोई नेम स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है माई ग्रेड बुक, इसके स्पेलिंग भी ठीक कर देते हैं। आप माई ग्रेड बुक डॉट करेंगे, उसके बाद नेम के फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे इसे बता देंगे CSE 241 OOP, ये आपकी ग्रेड बुक का नेम है। तो आपने देखें, आपने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद उसको रेफरेंस से, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, यानी ये जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसके रेफरेंस से आपने एक फील्ड जो थी इसके अंदर या एक डाटा इसके अंदर स्टोर करवाया। ये आपने 2 स्टेप कर दिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप डिस्प्ले का फंक्शन इसके अंदर एक बना दें, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर आप क्या एक्चुअली करना चाह रहे हैं कि ये जो नेम की फील्ड में डाटा था वो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे लिख दें द ग्रेड बुक नेम इज़, और प्लस करके नेम। आप ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कि ग्रेड बुक का नेम क्या है, जो भी इस नेम की वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। अभी देखें, मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँगा तो ये प्रोग्राम रन होगा, मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा और उसको ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब अगर मैं माई ग्रेड बुक ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले को कॉल करता हूँ तो जो वैल्यू मैंने असाइन की थी इस नेम को वो मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें जी, ये आपका प्रिंट होके आ गया है द ग्रेड बुक नेम इज़ CSE 241 OOP, यानी ये जो आपने ऑब्जेक्ट बना के इसको नेम दिया था आपने इस नेम को डिस्प्ले करवा लिया। अब सेम काम आप चाह रहे हैं कि आपने 10 ग्रेड बुक बनानी है और उनके नेम को डिस्प्ले करवाना है, तो आपको ये 3 लाइंस हर एक ग्रेड बुक के लिए लिखनी पड़ेगी। डिफरेंस क्या होगा कि आपने सिर्फ ग्रेड बुक का नेम चेंज करना है, बाकी ये सारा कोड सेम रहेगा। यानी कि आपने 10 ऑब्जेक्ट्स बना के उनके नेम स्टोर करवा के डिस्प्ले करवाने के लिए 30 लाइन ऑफ कोड्स लिखें। तो इस तरह लाइन ऑफ कोड एक मीट्रिक है जिसके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को भी मेजर करते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि ये वाला सारा काम एक ही लाइन के अंदर हो जाए, कि हाँ आप उसको वैल्यू को एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइज़ करवा दें। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और उस कंस्ट्रक्टर के कैसे बनाएंगे, पब्लिक ग्रेड बुक, और आप इसे कह देते हैं कि आपको स्ट्रिंग टाइप की जो भी वैल्यू इनपुट पे मिलती है आप वो ले लें, और उस वैल्यू को ये वाला जो नेम था इस क्लास का, इसे आप कहते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ये देखें कि ये वाला जो नेम की वैल्यू आती है इसे उठाओ, और दिस डॉट नेम का मतलब है कि ये इसके अंदर स्टोर करवा दो। ये आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर के बनाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ कि अब आपने सेम यही काम जो पहले 3 लाइनों में किया अब आप 2 लाइनों में करेंगे। ग्रेड बुक माई ग्रेड बुक 1 इज इक्वल टू न्यू ग्रेड बुक, और यहाँ पे ही आप इसको बता दें CSE 244
245ABC के आपकी ये वाली ग्रेड बुक का नाम है। और उसके बाद आप इसे कह दें कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं माई ग्रेड बुक 1 डॉट डिस्प्ले कर दें कि आप इसके अंदर जो कुछ भी है उसको डिस्प्ले करें। तो अब आप देखेंगे कि आपका कोड जब रन होगा अब आपने देखा कि ये आपको सेम वैसी ही लाइन प्रिंट होके आ गई जो आपने इनपुट दी थी, वो आपके डाटा में स्टोर हुई और डिस्प्ले फंक्शन ने आपको वो डाटा डिस्प्ले करवा दिया। और जैसे सेम ये वाली चीज़ आपने बगैर कंस्ट्रक्टर के की थी, मतलब जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके थ्रू की थी। तो इन दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा तरीका है? ये वाला, कि आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दें कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है या इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है। और इसके लिए आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स यूज़ करते हैं। और ये कंस्ट्रक्टर जिसमें आप कोई इनपुट दे रहे होते हैं इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जिस तरह कि ये देखें, अब देखें एक क्लास के अंदर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि आप कितने कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जितनी आपका दिल चाहे बना सकते हैं। शर्त क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर है ये डिफरेंट होना चाहिए। सिग्नेचर से मुराद इसका नाम और इसकी इनपुट। ये देखें, इसका नाम ग्रेड बुक है और इसकी इनपुट कोई भी नहीं है। इसका नाम भी ग्रेड बुक है लेकिन इसकी एक इनपुट है, तो ये इनपुट की वजह से डिफरेंट हो गए, तो इस वजह से ये दोनों अलाउ हैं। लेकिन अगर मैं दो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास के अंदर बनाना चाहूँ या दो सेम टाइप के कंस्ट्रक्टर, मतलब जिस तरह एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मैंने इसको दिया, एक और ग्रेड बुक का कंस्ट्रक्टर बनाऊँ जिसको एक ही स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दूँ, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। इस चीज़ को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं कि आप एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएं, तो इस चीज़ को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। अभी ग्रेड बुक वाली क्लास के ऊपर ये वही वाली एग्जांपल थी जो अभी मैंने आपको करके बताई है कि ये देखें यहाँ पे इसने ग्रेड बुक की ऑब्जेक्ट बनाया और उसको वैल्यू पास कर दी, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसको वैल्यू पास कर दी और इन्हें स्क्रीन पे प्रिंट करवा के देख लिया। अब ये जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाया है, इसको अगर हम यूएमएल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, यूएमएल में पहला कंपार्टमेंट क्लास का नेम होता है, दूसरे के अंदर आप क्लास के इंस्टांस वेरिएबल्स के बारे में लिखते हैं, तीसरे के अंदर आप सारे फंक्शंस लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर जस्ट लाइक एक फंक्शन की तरह ही है, फ़र्क क्या है कि इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती और इसका नेम एग्जैक्टली वही होता है जो क्लास का नेम है। तो आप वैसे ही इसको लिखेंगे जिस तरह फंक्शन के अंदर आप मेंशन कर देते हैं कि इसमें किस टाइप के इनपुट आ रही है, आप वो भी मेंशन कर देंगे। लेकिन आपको ये आर्गूमेंट्स जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हैं इनके अंदर लिखना पड़ता है कि ये कंस्ट्रक्टर है आपका, अदरवाइज़ आपको नहीं पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टर है या कोई फंक्शन है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और डबल टाइप के नंबर्स के अंदर क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन से हैं? जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट आ जाए तो उन्हें आप कहते हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं, जिस तरह 7.33, 0.097, 1000.1234 ये सारे के सारे आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं। फ्लोट और डबल दोनों प्रिमिटिव टाइप के वैल्यूज़ हैं या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, और डबल 64 बिट का होता है जबकि फ्लोट 32 बिट का आपका होता है। तो डबल आपका जो है ना ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है फ्लोट की निस्बत। अच्छा, फ्लोट एक सिंगल प्रिसीजन या सिंगल नंबर को अप टू 7 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी अगर मैं लिख दूँ 7.33 में लिखना शुरू करूँ तो मैं मैक्सिमम कितने 3 लिख सकता हूँ? 3, 4, 5, 6, 7, ये इतने नंबर में फ्लोट के अंदर दिल लिख सकता हूँ। और डबल के अंदर मैं कितने 15 लिख सकता हूँ। डबल के अंदर फिर मैं मज़ीद इसमें ऐड करता जाऊँ
तो ये अप टू कितनी 15 तक मैं लिख सकता हूँ, मतलब कि डबल की प्रिसीजन ज़्यादा है, फ्लोट की प्रिसीजन कम है। जावा बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं इनको एज अ डबल वैल्यू ट्रीट करता है। मतलब अगर आप खुद से कोई भी नंबर किसी वेरिएबल को असाइन करें उसकी डाटा टाइप लिखे बगैर, अभी जो लेटेस्ट जावा आ रही हैं उसमें आप अगर डाटा टाइप ना भी लिखें तो भी वो वेरिएबल को बेस्ड ऑन वैल्यू जो है ना उसकी डाटा टाइप असाइन कर देता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी नंबर हैं डेसिमल पॉइंट्स वाले ये डबल होते हैं, और इनकी जो रेंज वगैरह है ये आपके पास अपेंडिक्स डी के अंदर, आपके बुक के एंड पे अपेंडिक्स दिए हुए हैं, वहाँ पे लिखी हुई है कि फ्लोट की रेंज क्या है और डबल की रेंज क्या है। ये जिस तरह एक एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पे देखें, ये बैलेंस के अंदर आपने डबल टाइप की वैल्यू स्टोर करवाई। ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें आपने इनपुट एक डबल टाइप की वैल्यू दी और आपने वेरीफाई किया कि अगर ये 0 से ज़्यादा है तब आप इसको बैलेंस के अंदर स्टोर करवा दें। फिर अगर आपने क्रेडिट का एक फंक्शन बनाया कि कोई अगर आपको डबल टाइप की इनपुट मिलती है तो आप क्रेडिट होती है तो आप क्या करो, जो भी आपका बैलेंस था उसमें ये जो अमाउंट है ये ऐड करो और रिज़ल्ट को वापस इसके अंदर स्टोर करवा दो। और फिर इसी तरह आपने गेट बैलेंस का फंक्शन किया और आपने कहा कि भाई जो भी बैलेंस के अंदर डाटा सेव है हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को अगर आपने 7, मतलब आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स ना आए बल्कि उससे थोड़े कम आए, आप 2 पॉइंट्स तक देखना चाहते हैं तो आप प्रिंट एफ के अंदर हमेशा .2f लिख देते हैं। एफ का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट और .2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक प्रिसीजन जो है ना वो आप दे दें हमें। इसी तरह .4f लिख सकते हैं, 5f, 6x, 7f तक लिख सकते हैं। 8f नहीं लिख सकते क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपकी मैक्सिमम 7 प्रिसीजन तक सपोर्ट करते हैं। और स्कैनर क्लास के अंदर नेक्स्ट डबल वाला जो मेथड है ये आपको रिटर्न करता है डबल टाइप की वैल्यू, और नेक्स्ट फ्लोट वाला जो मेथड है ये आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाता है। अब ये अकाउंट टेस्ट की क्लास है जो अभी आपने पहले अकाउंट वाली क्लास देखी थी, उसके अंदर आपने 2 अकाउंट के ऑब्जेक्ट बनाए। एक को आपने बैलेंस 50 दिया और एक को -7.5 दिया। अब देखें आपने वहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि अगर बैलेंस आपका 0 से ग्रेटर देन हो तो वो ऐड होगा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, लेकिन इस केस में आपका बैलेंस उसमें ऐड नहीं होना और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी वो 0 आएगी। फिर उसके बाद आपने कहा कि 2 प्रिसीजन जो है ना आपको 2 नंबर्स तक चाहिए तो आपने .2f लिख दिया। यहाँ पे आपने .2f लिख दिया। उसके बाद आपने यूज़र से इनपुट मांग ली, तो आपने कहा कि भाई यूज़र जो भी इनपुट दे वो आप डिपॉजिटेड अमाउंट में क्रेडिट कर दें, और वो डबल वैल्यू आपने ली है और आपने क्रेडिट कर दिया वो अमाउंट। फिर इसी तरह आपने बैलेंस को चेक कर लिया और उसके बाद आपने दूसरे अकाउंट के लिए अमाउंट ली और उसको दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करवाया और उसके बाद उसका बैलेंस भी आपने वेरीफाई करवा लिया। अभी देखें पहले अकाउंट में $50 आ गए, लेकिन -7.3 जो है ना वो नहीं आना था, उसकी जगह 0 आ गया क्योंकि आपने कंडीशन लगाई हुई थी 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ही ये काम हो। फिर उसके बाद आपने $25.53 इंटर किए पहले अकाउंट के लिए, तो वो क्या करेगा, इस 25 को 50 में ऐड करेगा और रिज़ल्ट आपके सामने ले आएगा। फिर आपने दूसरे अकाउंट के लिए 123.45 इंटर किया, तो वो दूसरे अकाउंट के बैलेंस में इसको ऐड करेगा और रिज़ल्ट जो है ना 123.45 आपके सामने आ जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को अगर आपने UML क्लास के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, जिस तरह ये आपके सामने लिखा हुआ है कि बैलेंस डबल टाइप की है। अच्छा, इनपुट बैलेंस डबल टाइप का है, क्रेडिट आपने बता दिया कि ये अमाउंट डबल टाइप की आएगी, गेट बैलेंस में आपने बता दिया कि ये डबल टाइप का डाटा आपने रिटर्न करवाना है। अब लास्ट चीज़ हमारे आज के लेक्चर की है कि GUI या ग्राफिक्स जो है ना उनके थ्रू आप कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उसके लिए आपके ये डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। इस चैप्टर नंबर 3 हम अभी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के 3.8 जो सेक्शन है इसके अंदर डायलॉग बॉक्सेस के थ्रू आप यूज़र से इनपुट आउटपुट ले सकते हैं, जो अभी हम करेंगे भी। चैप्टर नंबर 4.14 में के सेक्शन चैप्टर 4.14 में आपने सिंपल ड्राइंग क्रिएट करनी है। 5.10 में रेक्टेंगल और ऊल्स वगैरह बनानी है।
6.13 में कलर्स हैं और डिफरेंट कलर शेप्स हैं, और इसी तरह ये बाकी सारे के सारे आपके डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट GUI के प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। अच्छा, GUI प्रोग्राम्स बनाने के लिए आपको कौन सी क्लास यूज़ करनी पड़ती है, वो है आपकी JOptionPan क्लास। जिस तरह यूज़र से नॉर्मली हम इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं, तो ग्राफिकल इनपुट या आउटपुट करने के लिए आपको JOptionPan क्लास यूज़ करनी पड़ती है। इसके अंदर होता क्या है कि डिफरेंट टाइप के डायलॉग बॉक्सेस हैं जिनके थ्रू आप यूज़र को कोई मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं एज अ डायलॉग, और यूज़र से कोई इनपुट भी ले सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने है एक प्रोग्राम कि आपने इसमें मेन मेथड के अंदर एक JOptionPan डॉट शो मैसेज डायलॉग कि आपने इसे कहा है कि मैसेज डायलॉग शो करो, और उसके ऊपर वेलकम टू जावा लिखा हुआ है, तो ये वाला मैसेज डायलॉग शो होगा और आपको वेलकम टू जावा लिखा हुआ आ जाएगा। ये मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रेड बुक टेस्ट क्लास के अंदर ही हम कर लेते हैं JOptionPan डॉट, ये देखें ये मुझे डिफरेंट टाइप के बता रहे हैं फंक्शंस जो इसमें अवेलेबल हैं। मैंने क्या करना है, शो मैसेज डायलॉग कि कोई यूज़र से इनपुट पूछनी है या कोई उसको मैसेज देना है, तो मैं इसे कहता हूँ नल, और उसके बाद मैं इसको जो मैसेज देना चाहता हूँ मैं वो दे दूँगा। और मैं इसको मैसेज देता हूँ वेलकम टू CSC 241। अभी जिस टाइम पे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिएगा एक डायलॉग बना हुआ मेरे सामने आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ होगा वेलकम टू CSC 241। ये देखें ये आ गया वेलकम टू CSC 241। आप ओके करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा, ये डायलॉग क्लोज हो गया। अब सेम इसी तरह आप यूज़र से कोई इनपुट भी ले सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको कौन सा डायलॉग लिखना पड़ेगा, उसके लिए आप लिखते हैं JOptionPan डॉट शो इनपुट डायलॉग, और इसके अंदर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। और ये जो आपका इनपुट डायलॉग बॉक्स होगा ये आपसे पूछेगा कि आप कोई इनपुट एंटर करें। वो जो इनपुट है आप उसे हमेशा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो JOptionPan के थ्रू आप इनपुट डायलॉग बॉक्स से जो भी इनपुट लेंगे वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो आप इसे यहाँ पे लिख दें, स्ट्रिंग डाटा लिख दें इक्वल टू JOptionPan डॉट शो इनपुट डायलॉग। अब यूज़र चाहे कोई स्ट्रिंग लिखे कोई नंबर लिखे वो इस डाटा के अंदर आ जाएगा। अब इस डाटा को आपने उसके रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। लेट्स से कि हम कहते हैं हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि ये कोई नंबर हो इंटीजर टाइप का, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कोई इंटीजर टाइप का नंबर डिफाइन करेंगे वेरिएबल, और ये जो डाटा में जो भी वैल्यू पड़ी है इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर्स में, यानी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए जावा को एक इंटीजर की क्लास देती है डॉट पार्स इंट, और इसे आप स्ट्रिंग के तौर पे डाटा दे देते हैं कि जो भी डाटा आपको मिले इसको इसमें से इंटीजर को जो है ना वो पार्स करो, और वो इंटीजर आपने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। तो इस तरह से आप यूज़र से कोई भी इनपुट लेके एज अ स्ट्रिंग टाइप उसे वापस इंटीजर में डबल फ्लोट इन सब चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डबल में करेंगे तो डबल डॉट पार्स डबल हो जाएगा, अच्छा फ्लोट में करेंगे तो फ्लोट डॉट पार्स डबल हो जाएगा, पार्स फ्लोट हो जाएगा, और इस तरह हर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप की कोरस्पॉन्डिंग रेफरेंस क्लास भी अवेलेबल है। तो अब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो ये पहला डायलॉग आपके पास आ गया वेलकम वाला। उसके बाद आपके पास दूसरा डायलॉग आएगा कि आप पहला नंबर एंटर करें। लेट से आपने 1 2 कर दिया, ओके किया, तो उसके बाद आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा एग्जीक्यूशन, क्योंकि आपका नंबर जो था वो इसके अंदर स्टोर हो गया है। थैंक यू जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो होपफुली आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।